सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। मेरे पापा एक कत्थई रंग की लकड़ी से बनी एक कुर्सी हैं, जिसके ऊपर गुलाबी रंग का मखमली कपड़ा चढ़ा हुआ है। उस पर बैठने और पीठ के टिकने की जगह पर दो कुशन्स हैं। मैंने उनकी कुछ पुरानी तस्वीरों में इस कलर का एक थ्री पीस सूट उन्हें पहने देखा है। बड़े आराम से रहते हैं वो, और बैठने पर भी बड़ा आराम देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप मेरे पापा के ऊपर बैठते हैं तो आपकी पीठ पर महसूस होती है उनके दिल की धड़कन। धक 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 धक। पर पापा हमेशा से ऐसे नहीं थे। पिछले साल तक सब उन्हें शर्मा जी के नाम से बुलाया करते थे। शर्मा जी, जो कि एक ऑफिस में सीनियर क्लर्क थे। उम्र थी 53 साल। मोटे नहीं थे, पर हल्की सी तोंद निकल आई थी। खुश मिजाज, जिंदा दिल। शुरू शुरू में हमें बड़ा अटपटा लगा था। जब वो एक दिन काम से घर आए तो बस घर के एक कोने में बैठे रह गए। हमने उनसे पूछा, पापा जमीन पर ऐसे क्यों बैठे हो? तो बस मुस्कुराए और बोले, यहां बड़ा आराम है। शाम से रात हुई। डिनर भी उन्होंने वहीं बैठे बैठे खाया। पर हमें डर लगना शुरू हुआ जब वो सुबह काम पर नहीं गए। माँ ने मुझे उठाया। हमने देखा पापा उसी कोने में बैठे बैठे सो रहे थे। हमने जगाया और पूछा कि ये सब क्या है? तो बोले, पता नहीं, बिस्तर पर आराम नहीं मिल रहा, बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं यहां आकर लेट गया। उस दिन उन्होंने ऑफिस में फोन करवाया कि उनकी तबीयत खराब है। पूरा दिन वहीं बैठे रहे। हमें लगा शायद नहाने और फ्रेश होने के लिए तो उठेंगे, पर नहीं। कहते रहे, यहां बड़ा आराम है। तीसरे दिन हमने डॉक्टर को फोन किया, क्योंकि उससे पहले की रात से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। उठते भी नहीं थे। वहीं पर सूसू, और आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। डॉक्टर ने आके देखा तो उन्हें कुछ गलत नहीं नजर आया। कोई दर्द या कोई शिकायत? उन्होंने पूछा। पापा ने कहा, कुछ तो नहीं है। फिर यहां क्यों बैठे हैं शर्मा जी? डॉक्टर ने पूछा तो पापा ने वही जवाब दिया, यहां बड़ा आराम है। थोड़ी देर तक सर खुजाने के बाद डॉक्टर भी वहां से चले गए। उन्होंने कहा कि अगर थोड़े वक्त और ये चले तो हमें किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। पर सच कहूं तो उसके बाद ऐसा मौका नहीं आया, क्योंकि सब कुछ बड़ी जल्दी हुआ। ऑफिस से सिक लीव ले ली गई। माँ ने ही फोन करके कोई बहाना दिया था। पर पापा की जॉब उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं थी हमारे लिए। हालांकि घर में वो इकलौते अर्निंग मेंबर थे। पर अजीब बात थी कि मम्मी और मेरी परेशानी का पापा की तबीयत पर कोई असर नहीं दिख रहा था। वो उस कोने में हर वक्त एक अजीब सी मुस्कान लिए बैठे रहते और छत को ताकते रहते। ना किसी से बात करते, ना कुछ मांगते। और एक सुबह जो उन्होंने हरकत की, उसने हमें सबसे ज्यादा डरा दिया।
मम्मी और मैं सुबह उठे तो हमने देखा पापा अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर ऐसे खड़े थे जैसे किसी इनविजिबल मोटरसाइकिल पर बैठे हों, और उनके हाथ हैंडल को पकड़ने की पोजीशन की बजाय सीधे नीचे लटके हुए थे। ये उनके कुर्सी पोज की शुरुआत थी। उस रात मैंने सोते सोते माँ के चीखने और रोने की आवाज़ें सुनी, कैसे वो पापा से कभी रोकर कभी चीख कर मिन्नतें कर रही थी कि भगवान के लिए ये हरकतें बंद कर दें। इसके 2 दिन बाद ही हमें पापा में आने वाले बदलाव दिखने शुरू हो गए। डॉक्टर ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, और अस्पताल जाते तो पहले तो हमारी तकलीफ़ किसी को समझ नहीं आती, और बाद में एक ही जवाब हर जगह मिलता, उन्हें यहाँ ले आइए ना। और ऐसा नहीं कि हमने उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश नहीं की, पर उनका शरीर मानो अंगद का पैर हो गया था। मोहल्ले के भरोसे के एक बॉडी बिल्डर नवीन भाई से भी पापा 1 इंच ना हिल पाए। अब हम चुपचाप रोते सिसकते पापा में आते उन बदलावों को केवल देख सकते थे। पहले उनके जॉइंट्स गायब होने शुरू हुए। शायद आपको ये समझ ना आए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं समझाने की। आप अपने बाजू और हाथ को 90 डिग्रीज के एंगल पर रखिए, जैसे आपने कॉफ़ी का मग उठा रखा हो। अब कल्पना कीजिए कि आपकी कोहनी गल कर हाथ और बाजू में समा चुकी है। अब आप अपना हाथ कभी सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कोहनी अब गायब हो चुकी है। ऐसा ही कुछ पापा के साथ होना शुरू हुआ। उनके घुटने गायब हो गए और वो हमेशा के लिए उस बाइकर पोज में रह गए। उनकी कोहनी, जैसा मैंने आपको अभी समझाया, खत्म हो गई, पर उनके हाथ हमेशा सीधे थे, तो वो सीधे ही रहे। उनके शरीर से एक अजीब सी स्मेल आने लगी। बदबू नहीं, बस एक स्मेल। बॉडी से एक पाउडर जैसी चीज़ झड़ने लगी। घबराकर हमने उनकी फ़ोटोज़ खींची और मैं भाग भाग कर उन अस्पतालों में और डॉक्टरों को दिखाता, पर लोग मुझे पागल बोलकर वहाँ से भगा देते। अब माँ पूरा दिन हॉल में पापा के साथ बैठी रहती। उन्होंने अब हमें देखना भी बंद कर दिया। उनकी पुतलियाँ उनके सर के ऊपरी हिस्से में चढ़कर गायब हो चुकी थी। उनकी आंखों में बस वो अंडे जैसा सफ़ेद हिस्सा दिखता। माँ रोते रोते रोज़ पापा को गीले कपड़े से साफ करती, नहलाती, सोचकर कि शायद इससे वो ठीक हो जाएं। मेडिकल इंडस्ट्री के बहिष्कृत किए जाने के बाद माँ बेचारी देसी नुस्खों की शरण में पहुंच गई। वो रोज़ पता नहीं कौन कौन से तेल और जड़ी बूटी से पापा की मालिश करती, पर पापा 1 इंच भी ना हिलते। और फिर उसी रात शुरू हुआ वो विभत्स फेज। मैंने माँ को सुलाया और खुद पापा के पास जाके बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद मैंने नोटिस किया कि एक अजीब सी आवाज़ कोने से आ रही थी। मैं अब पापा की तरफ ना देखना ही ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन उस आवाज़ की वजह से मुझे उन्हें देखना पड़ा। और जो मैंने होता हुआ देखा, मेरी रूह उस दिन मेरा जिस्म लगभग छोड़ ही गई थी। मेरे पापा की खाल अब सूख कर चिरने लगी थी। वो सूख कर किसी पपड़ी की तरह नीचे गिरती और अंदर मांस और हड्डी का मिला जुला पता नहीं क्या दिख रहा था। मैं चीखा, लेकिन फिर मुझे माँ का होश आया कि अगर मेरी ये हालत है तो माँ के ऊपर तो ये देखकर क्या ही बीतेगी। मेरी आंखों के सामने फ़ोन की टॉर्च की रोशनी में मेरे पापा की पूरी खाल धीरे धीरे कर सूख के नीचे गिरती गई। उसके बाद जो बचा था वो हड्डी जैसा कुछ था, जो एक कुर्सी की शेप ले चुका था। बस इस पर मांस की एक परत चढ़ी हुई थी।
मुझे आज भी याद है कैसे मैं पागलों की तरह रोता हुआ अपना सर कभी दीवार में मारता या अपने बाल नोचता, क्योंकि मैं जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर उसी रात, इतने वक्त बाद, मैंने आखिरी बार अपने पापा की आवाज सुनी। डर मत बेटा, डर मत, ये तो मेरे साथ होना ही था, पर तू तू याद रख। ये सबसे डरावनी चीज़ थी, क्योंकि पापा की बातों से मुझे लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा था पापा इसके बारे में जानते थे, और शायद शायद वो मुझे भी कुछ बताना चाह रहे थे। रात रात में मेरे सामने ही उस कुर्सी पर जमी मीट की वो परत पिघल कर गिरने लगी, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा उस कोने में जो कुर्सी खड़ी थी जिस पर गुलाबी रंग का कपड़ा था, वहाँ कमर टिकाने और बैठने की जगह पर शायद अभी भी थोड़ा मीट था। सुबह 5 बजे के करीब, जब ये बदलाव पूरी तरह से हो चुका था, तब जाकर मेरी हिम्मत हुई कि मैं माँ को जगाऊं। हमें नहीं पता था कि ये क्या हुआ या किस लिए हुआ। माँ अब इस बारे में बात करना पसंद नहीं करती थी। वो कुर्सी, माफ कीजिएगा, पापा आज भी उसी कोने में बैठे हैं, पर माँ ने आज तक कभी एक फ़ोटो भी खींचने नहीं दी। रिश्तेदार और बाकी लोग पूछते रहते हैं कि शर्मा जी आखिर गए कहाँ। हम बस एक ही बात बोलते हैं, इवनिंग वॉक के लिए निकले थे, फिर कभी घर नहीं आए। पर मेरे दिमाग में ये बात हमेशा घूमती थी कि पापा के साथ जो हुआ उसके बारे में शायद वो जानते थे। तो क्या सिर्फ मेरे पापा ही एक अकेले इंसान थे जिनके साथ ऐसा हुआ, या ऐसा किसी और के साथ भी हुआ है, या शायद इस वक्त हो रहा होगा। इस सवाल का जवाब मुझे कुछ दिनों में ही मिल गया था, क्योंकि माँ का बदलाव भी थोड़े दिन बाद शुरू हो गया था। पर वो पापा की तरह हॉल में नहीं बैठती थीं, बल्कि अपने कमरे में बिस्तर और अलमारी के बीच की जगह में उकड़ू बैठ जाती थी। सबसे पहले उनकी आंखें पथराना शुरू हुईं। उन्होंने भी खाना खाना छोड़ दिया, और मुझे ये तब समझ आया जब मैंने उन्हें एक दिन उस कोने में बैठा देखा और पूछा, आप यहाँ क्यों बैठी हो माँ? तो उन्होंने जवाब दिया, यहाँ बड़ा आराम है। सच कहूँ तो पापा से ज़्यादा तकलीफ दे माँ का साइड टेबल बनते देखना था, क्योंकि इस बार मुझे पता था क्या होने वाला है, और इस बार भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। पर इस बार मैंने डिसाइड कर लिया था कि पापा की तरह मम्मी को अपनी आंखों के सामने बदलता नहीं देखूंगा। इसीलिए जिस दिन से उन्होंने बात करनी बंद की, मैंने उनके कमरे में जाना बंद कर दिया। हाँ, रोज़ सुबह और शाम झांक कर ज़रूर देख लेता था, और वही हुआ। पहले कोहनी और घुटने और कंधे गायब हुए, और फिर वही खाल का सूख कर गिरना। थोड़े दिन बाद माँ की जगह बिस्तर और अलमारी के बीच की उस जगह में एक लकड़ी की साइड टेबल रखी हुई थी। मैं उस दिन मेरा मतलब उस साइड टेबल के नीचे फ्लोर पे जमी मम्मी के अवशेषों को घिस घिस के साफ कर रहा था, जब एक अजीब सा एहसास मेरे ऊपर छाने लगा। मेरे बदन की एक एक नस और हड्डियों में जैसे एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं सब कुछ छोड़कर किसी आरामदायक जगह पर बैठ जाऊं।
हड्डियां जैसे अंदर ही अंदर चटक रही थीं। मैं उठा और हॉल में जाकर सोफा पर बैठ गया, पर आराम यहाँ भी नहीं मिला। मेरी कमर में बेइंतहा दर्द हो रहा था। मैं सोफे से उठा और ज़मीन पर जा बैठा। वाह, अचानक ही कितना आराम मिला। लेकिन ये कमर का दर्द कमबख्त जा ही नहीं रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना पोज बदल कर बैठा जाए। मैं अपने घुटने और हाथों के बल जानवर की तरह बैठ गया। यकीन मानिए, इस पोजीशन में जिसमें मैं किसी कुत्ते या गाय या गधे की तरह बना हुआ था, मेरी पीठ का दर्द एकदम गायब हो गया और उसकी जगह ले ली आराम ने। मेरा मन किया कि अब मैं यहाँ से हिलूं ही नहीं। आराम तो आ गया था, पर अब खौफ भी मुझ पर हावी होने लगा था, क्योंकि मैं जान गया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं उठने की कोशिश करता तो वही भयानक दर्द फिर से मुझे अपने आगोश में ले लेता। मैं वापस उसी पोज में जाता और सोचता कि अब मेरे साथ क्या होगा। सारी रात मेरे आंसू फ्लोर पर गिरते, लेकिन एक बार भी मैं चीखा नहीं, क्योंकि फ़ायदा नहीं था। मेरे सामने थोड़ी दूर पर मेरे पापा एक कुर्सी बने थे और दूसरे कमरे में मेरी माँ एक टेबल। शायद यही बात थी जो मेरे पापा उस रात मुझे बताना चाह रहे थे, लेकिन मैं इस तरह अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने देना चाहता था। और इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं ये बात दुनिया तक पहुंचाऊंगा। दर्द बहुत हुआ, लेकिन मैं एक डायरी और पेन अपने साथ ले आया, और आज जो भी आप पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ इस पोजीशन में बैठा हुआ आपके लिए लिख रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक तस्वीर आ रही है बार बार, एक कॉफ़ी टेबल की। मैंने ये टेबल पहले कभी नहीं देखी, लेकिन मेरी आंखों के आगे बस वही आ रही है। मेरे घुटने अब दुखते नहीं हैं, हालांकि मैं एक दिन से इसी पोजीशन में हूँ, बल्कि एक अजीब सी रूहानी ठंडक का एहसास मेरे बदन में आने लगा है। बड़ा आराम आ रहा है। पर मैं इस वक्त ये बताना चाहता हूँ कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी। अब मुझे याद आ रही हैं वो छोटी छोटी चीज़ें। ये सब शुरू हुआ था एक मामूली से कमर दर्द के साथ। मैं एक दिन सोकर उठा। मेरी कमर और गर्दन के बीच का हिस्सा दर्द में था। मुझे लगा शायद मैं गलत सो गया हूँ। दवाइयाँ और योगा से ज़्यादा आराम नहीं मिला। आराम मिला तो केवल ज़मीन पर लेटने से। पर यह आराम तभी तक रहता जब तक मैं ज़मीन पर लेटा रहता था। और फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अगर मैं इस टेबल की पोजीशन में बैठूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज़ होती है वो दर्द जो अचानक पता नहीं कहाँ से आ जाता है। पर अब मैं खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्या मैं और जीना चाहूँगा? बेशक, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा संभव नहीं है। और एक तरह से मैं चाहता हूँ कि मैं टेबल बन जाऊँ, क्योंकि शायद तब किसी अजीब व गरीब तरीके से मैं अपने मम्मी पापा से फिर मिल पाऊँगा। मुझे उनकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। जब आप ये डायरी पढ़ रहे होंगे तो इस घर में कोई इंसान नहीं मिलेगा, पर याद रखिएगा कि मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा आपके आसपास ही हैं। एक कुर्सी, एक साइड टेबल और ये कॉफ़ी टेबल, यानी कि मैं। क्या हुआ बेटा, भागेगा नहीं?